इधर है। अदिति आजकल शांत रह रही है? हाँ। सुनिए, पिछली क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो 28 डेज या 29 डेज का होता है, फीमेल के अंदर चलता है। इस साइकिल में आप देखोगे कई सारे फेज आते हैं। उससे पहले दो स्टेज आता है, एक होता है मिनार्ज और एक होता है मीनापॉज। मिनार्ज जो होता है, हम कह सकते हैं एक ऐसा स्टेज जिसमें किसी फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। फिर एक होता है मीनापॉज, ये एक ऐसा स्टेज है फीमेल के अंदर जिसमें लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसी दोनों फेज को आप अलग अलग मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है एक्चुअल में होता है कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। सबसे पहला जो स्टेज होता है जिसको नाम देते हो कौन सा स्टेज? मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकेंड जो फेज होता है जिसको आप कहते हो क्या? फॉलिकुलर फेज। थर्ड जो फेज होता है जिसको आप क्या कहते हो? ओवुलेटरी फेज। और लास्ट में होता है कौन सा? ल्यूटियल फेज। तो ये अलग अलग फेज आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फेज जिसको आप कहते हो कौन सा फेज? मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है? इसमें आप देखोगे जो अनफर्टिलाइज एग है वो अनफर्टिलाइज एग क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब से आता है और आकर के इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच हो जाता है। इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच होने के बाद फिर क्या होता है, वो इंडोमेट्रियम के वॉल ब्लड वेसल्स को रखते हैं, उसके साथ वो डिग्रेडेट होकर के वो अनफर्टिलाइज एग जो है रिमूव आउट हो जाता है वजाइना के थ्रू। फिर ये जो स्टेज है ये जो स्टेज है ये 3 to 5 डेज में कंप्लीट होता है। ये जो स्टेज है ये 3 to 5 डेज में क्या होता है? कंप्लीट होता है। फिर इस स्टेज में और क्या देखोगे? इसके बाद जो स्टेज आता है, अच्छा, इसमें जितने भी इंडोमेट्रियम के वॉल होते हैं वो सभी ब्रेक डाउन होता है, डिजनरेट हो जाते हैं। अनफर्टिलाइज एग भी डिजनरेट हो जाता है। इसके बाद जो फेज आता है वो कौन सा फेज आता है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं? फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस चेंजेस को करने के लिए दो हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, FSH और LH। एक्चुअल में ग्रेफियन फॉलिकल को चेंज करने में केवल होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथ साथ इस फॉलिकुलर स्टेज में जो इंडोमेट्रियम के वॉल डिग्रेडेड हुए थे वो धीरे धीरे रीजनरेट होने लगते हैं। इसके अलावा इसमें FSH का भी कुछ ना कुछ योगदान होता है, LH का भी होता है। फिर उसके बाद ये जो स्टेज होता है ये लगभग 10 to 14 डेज में कंप्लीट होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, जैसे 5 दिन तक ये चला, 5वें दिन के बाद 13वें 14वें दिन तक ये स्टेज चलता है जिसको आप फॉलिकुलर फेज कहते हैं। उस फॉलिकुलर फेज के बाद फिर आता है कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या देखते हो? सॉरी, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज जो होता है वो कब होता है?
ओवुलेटरी फेज में देखोगे उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो है जो फीमेल हार्मोन है, खासकर कौन सा, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करता है, वो पिक लेवल पे होता है। एलएच हार्मोन जो होता है वो पिक लेवल पे होता है, क्योंकि एलएच हार्मोन ही क्या करता है, उस ग्रेफियन फॉलिकल को बर्स्ट करता है, और बर्स्ट करके वो जो मेच्योर ओवम है उसको बाहर निकाल देता है, और खुद चेंज हो जाता है किसमें, मतलब उस मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को चेंज करता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। तो यहाँ पे ये सारे फेज आपने, मैंने कल बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल विच कंप्लीटेड इनटू 28 और 29 डेज। मिनार्स में मैंने लिखा है क्या, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम menstrual इन फीमेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जो सबसे पहले जो है menstrual साइकिल स्टार्ट होता है उसी को हम मीनार के नाम से जानते हैं। मीनापॉज क्या है, द एज इन फीमेल एट विच ओवरी डज नॉट प्रोड्यूस ओवम, या menstrual साइकिल क्या हो जाएगा, गेट्स स्टॉप। तो उस फेज को या उस स्टेज को हम क्या नाम देंगे, मीनापॉज। मीनापॉज होता है वो 50 एज, मतलब 50 साल की उम्र में देखा जाता है फीमेल के अंदर। रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है फीमेल के अंदर लगभग 33 ईयर्स होता है, 33 साल तक जो है वो फीमेल जो है किसी एक को प्रोड्यूस कर सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है सबसे पहले कुछ स्टेज में कंप्लीट होता है, जिसमें अभी मैंने बताया मेंस्ट्रुएशन फेज जो 3 से 5वें दिन तक होता है। सपोज करिए कि मंथ के पहले दिन से जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल, अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो 3 या 5 दिन तक जाएगा। उसके बाद फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज में दोबारा जो है ये जो इंडोमेट्रियम के वॉल डिग्रेडेड होते हैं, दोबारा रीअपीयर होने लगते हैं। इस फॉलिकुलर फेज में एफएसएच हार्मोन होता है। एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा 10 से 14 दिन लगता है, तो 7वें से लेकर के मतलब 10 से 14 दिन का मतलब पूरा 14वें तारीख तक जो है आप देखोगे। तो एक्चुअल में 5वें तारीख के बाद देखोगे 13वें 14वें तारीख तक वहां पे आपको देखने को मिलता है। ओवुलेटरी फेज में आपको 1 दिन लगेगा, ये सपोज कर सकते हैं ये 48 डेज का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। इस ओवुलेटरी फेज में जो है ग्रेफियन फॉलिकल निकाल देता है किसको, ओवम को, और खुद चेंज हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। लेकिन इसको हेल्प करता है कौन, एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर ल्यूटियल फेज में दोबारा वो रीअपीयर इंडोमेट्रियम होने लगते हैं। ये सारी चीजें वहां पे हमको देखने को मिलती है। मैंने आपको कल वाली क्लास, मतलब पिछले वाली क्लास में मैंने ये आपको चार्ट बनवाया था। इस चार्ट में कुछ स्टेज आपको देखोगे, जैसे ये देखोगे 3 से 5वें दिन में, इस 3 to 5 डेज में पहले ये फुली डेवलप था, फिर धीरे धीरे डिग्रेड हुआ और डिग्रेड होकर के ये कम हो जाता है। तो इस मेंस्ट्रुएशन में आप देखोगे क्या, इस मेंस्ट्रुएशन में जो इंडोमेट्रियम का वॉल है वो डिग्रेडेड हो गया है। साथ साथ एक चीज और देखोगे कि इस फेज में ये जो रेड वाला आप देख रहे हो, पिंक वाला, ये है प्रोजेस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन। इन दोनों का लेवल होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। एक्चुअल में वहां पे देखोगे इस फेज में आप देखोगे जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो ओगोनियम स्टेज में पाए जाती है, और एफएसएच का अमाउंट यहाँ पे क्या होता है, ऊपर होता है, और एलएच का अमाउंट क्या होता है, नीचे होता है। फिर उसके बाद 7वें दिन के बाद धीरे धीरे जब जो डिग्रेडेड हुआ है वो धीरे धीरे रीअपीयर होता है, और इंडोमेट्रियम का वॉल धीरे धीरे क्या होता है, थिकनेस बढ़ने लगता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन का अमाउंट भी क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। और ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो उगोनिया को बनाता है। उगोनिया प्राइमरी फॉलिकल्स को, सेकेंडरी फॉलिकल्स को, फिर मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को बना लेते हैं। जब ये मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, मान लीजिए 12वें या 13वें दिन बन गया, इस 12वें या 13वें दिन के दौरान जो देखोगे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का अमाउंट क्यों बढ़ता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये ग्रेफियन फॉलिकल को बनाते हैं, और मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के पास एंट्रम होता है जो और ज्यादा रिलीज करता है। और आपको पता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेलनेस को प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल को कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उसके बाद एफएसएच देखोगे ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करने लगेगा, जैसे फॉलिकल्स को बना लेगा। फिर एलएच का अमाउंट बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही 15 दिन तक हो जा, मतलब 13 दिन तक हो जाता है, 13वें दिन के बाद 14वां दिन आता है, ये तो इंडोमेट्रियम के वॉल थिकनेस को तो रखते ही रखते हैं,
इस 13वें दिन में क्या होता है कि ये जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है 14वें दिन में ये क्या कर जाता है, यहाँ पे LH हार्मोन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है 14 डेज पे। जो 14वें दिन पे है ये LH हार्मोन सबसे पिक पे रहता है। पिक मीन्स सबसे अमाउंट उसका ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ये LH का सिक्रेशन ज्यादा होता है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में। और जब ये कार्पस ल्यूटियम में कैसे चेंज होते हैं, इस फीमेल वाले पार्ट को जो है वो क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसको ओवम कहते हैं। तो ओवम वहां से निकल जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। तो ये ओवुलेशन 14 डेज पे होता है, 14वें दिन पे। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे LH अमाउंट का ज्यादा सिक्रेशन होता है। वहां पे एक वर्ड सुनोगे नाम, यहाँ पे LH सर्ज, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी दिया है, एक वर्ड आएगा LH सर्ज। इसका मतलब है कि 14वें दिन LH का जो अमाउंट होता है वो सबसे हाई पिक पे होता है। LH सर्ज का मतलब है कि जो अमाउंट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का वो सबसे पिक लेवल पे होता है। और जब तक ये पिक लेवल पे नहीं होगा, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में चेंज नहीं होगा। तो ये जब पिक लेवल पे जाता है तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। और कैसे चेंज होते हैं, यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट्स या जो ओवम है वो बाहर निकल जाता है ओवुलेशन के थ्रू, और ये 14 डेज पे देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखोगे जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तब ये कार्पस ल्यूटियम, ये जो आप देख रहे हो, ये कार्पस ल्यूटियम तुरंत किसको सेक्रेट करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन को। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो इंक्रीज कर रहा है वो एक्चुअल में कहाँ इंक्रीज करता है, जब कार्पस ल्यूटियम बनता है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम में किसको सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। तो ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, और इस प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है किसकी तुलना में, एस्ट्रोजन की तुलना में। एस्ट्रोजन की तुलना में यहाँ पे जो इसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर कार्पस ल्यूटियम जो है कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होते हैं, फिर ये डिजनरेट हो जाते हैं, और फिर ये अमाउंट यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का घट जाता है, और ये फिर एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। और फिर साथ अच्छा, यहाँ से ये जो थर्ड जो फेज आता है ओवुलेटरी फेज, ये 14 डेज पे देखने को मिलता है, 48 घंटे का होता है, 2 दिन भी लग सकता है। यही फेज है जिस दौरान आप देखोगे ओवुलेशन होता है, और उसी दौरान आप देखोगे जो फीमेल ओवम है वो प्रेजेंट रहता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। उस दौरान ये वेट करता है कि स्पर्म आए। अगर उस दौरान मेटिंग होगा फीमेल के साथ, और अगर कॉपुलेशन होता है, तो उस दौरान आप देखोगे अगर स्पर्म का डिस्चार्ज फीमेल के मजाइना में होगा, तो उस दौरान ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, फर्टिलाइजेशन के। और ये तो था अनफर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है अगर ये फर्टिलाइजेशन होगा तो इंडोमेट्रियम, नेक्स्ट जो स्टेज आता है ल्यूटियल फेज। इस ल्यूटियल फेज में ये अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम निकाला है, ये इंडोमेट्रियम को अच्छे से क्या कर लेता है, और थिकनेस को बढ़ा देता है। क्यों, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो इंडोमेट्रियम वेल डेवलप हो, और वहां पे क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। तो इम्प्लांटेशन में वो क्या करेंगे, हेल्प करने का काम करते हैं। यही सारा है स्टोरी इसका, समझ में आया। कहाँ पे कौन सा हार्मोन का लेवल कैसा है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, समझ में आ रहा है ना। तो एस्ट्रोजन स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, पिक लेवल कहाँ होगा, 12वें से 13वें दिन बड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल उसी दौरान होता है। ये नीचे रहेंगे। फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब ज्यादा होगा, जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम किसको सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एफएसएस तो ज्यादा होगा स्टार्टिंग में, फिर वो जो है क्या हो जाएगा, अच्छा उसके साथ साथ एलएच भी रहेगा। एक्चुअल में यहां से यहां बनाने में ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं, एलएच भी और एफएसएच भी।
लेकिन इस एफएसएच का अमाउंट भी ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा, और ये ग्राफियन फॉलिकल जो होगा उस दौरान बढ़ेगा। साथ साथ एलएच हार्मोन और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना, तो देख रहे हो ये दोनों का लेवल बढ़ा है। दोनों का लेवल क्यों बढ़ा है? एफएसएच इसलिए बढ़ा है क्योंकि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना जो एस्ट्रोजन बनाता है। और एलएच क्यों बढ़ा? क्योंकि एलएच जो है वो क्या करता है, इस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को कार्पस ल्यूटेम में चेंज करता है। तो ये दोनों पिक लेवल आप देख रहे हो 14वें दिन पे बढ़ा हुआ। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट ये ही ग्राफ दे सकता है और पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज में इंडोमेट्रियम एकदम वेल डेवलप हो जाते हैं, पूरा ये फुली थिकनेस को रखने लगते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दोबारा वो एग जो फैलोपियन ट्यूब में था वो अनफर्टिलाइज एग दोबारा चला करके यहाँ जुड़ जाता है और फिर इसको डिग्रेडेट करके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से फीमेल में ये साइकिल चलता रहता है मंथ टू मंथ। समझ में आया? तो यही था क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम लोग एक एक करके सभी फेज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? मेंस्ट्रुएशन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मेंस्ट्रुएशन। In this phase, the unfertilized egg moves from fallopian tube and attached with endometrium wall of uterus. The endometrium wall gets degraded and remove outside, या ऐसे कर लीजिएगा, the endometrium wall gets degraded with unfertilized egg and remove outside through bleeding from vagina. कितने दिन का ये होता है? ये लगभग 3 to 5 डेज का होता है।
इट इज completed in 3 to 5 days. तो इस प्रोसेस में अनफर्टिलाइज एग साथ साथ जो सॉफ्ट हो गया। नेक्स्ट फेज कौन सा आता है? फॉलिकुलर फेज। तो देखिए फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। फॉलिकुलर फेज में आप देखोगे कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। कितना टाइम लगता है इसमें, इस फेज में? वैसे आपके बुक में 10 to 14 डेज दिया, 10 से 14 दिन पूरा अगर आप देखोगे, ठीक है ना? हाँ 9 to 13 दिया है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे 5 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी 7 दिन है ना, 7 के बाद 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 13, मतलब 6-7 दिन के लगभग में 14 दिन तक ना, मान के चलो लगभग में अगर 3 तारीख से गिनते हो तो ये आपका मिल जाता है 9 से 13 डेज नियर अबाउट होता है। मतलब तब तक जो है ये मेच्योर हो जाता है उस दौरान। हाँ तो क्या होगा इस फेज में? इन दिस फेज क्या होगा? जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगा? हाँ द प्राइमरी फॉलिकल change into mature ग्राफियन फॉलिकल। तो इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है किसमें? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। लेकिन जब ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होते हैं तो इसको चेंज करने में क्या हेल्प करता है? हार्मोन। दूसरी चीज, इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, इस फेज में जो इंडोमेट्रियम का वॉल है वो दोबारा धीरे धीरे अपने थिकनेस को बढ़ाने लगता है। मतलब इंडोमेट्रियम के वॉल दोबारा क्या होने लगता है? रीजनरेट होने लगता है। The endometrium of uterus increases their thickness in presence of क्या? LH and FSH। ठीक है ना? LH और FSH के प्रेजेंस में तभी तो इंडोमेट्रियम को, जब तक ये हार्मोन नहीं रहेंगे ना तब तक उसका थिकनेस बढ़ेगा नहीं। उसको थिकनेस को बढ़ाने के लिए दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं। अब इसी दौरान देखोगे जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? एंट्रम को रखता है, फॉलिकुलर सेल्स को बनाता है और एस्ट्रोजन को बढ़ाता है। ठीक है ना? द मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल
increases the एस्ट्रोजन हार्मोन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एंट्रम हैव इसको फॉलिकुलर सेल्स, और वो फॉलिकुलर सेल्स किसको निकालेंगे, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए इस दौरान अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और ये लगभग कौन से दिन में देखने को मिलेगा, 12वें से 13वें दिन में। बारहवें से 13वें दिन कब काउंट करेंगे, जब उनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 1 तारीख से। LH और FSH को कौन निकालते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हम लिख नहीं रहे। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, शायद दिया होगा। इसको हम प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रोलीफरेटिव मीन्स क्या होता है, चेंजेस होना, प्रोलीफरेट होना मतलब चेंजेस होना। प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज हो रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसी को प्रोलीफरेट कहा जाता है। समझ में आया। ब्लड क्लॉटिंग होना, हाँ, लेकिन अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तब वो नॉर्मल नहीं है। बाद जो फेज आता है कौन सा फेज होता है, हाँ। तो नेक्स्ट जो फेज है वो क्या है, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज कब होता है, ये 14 डेज पे होता है। कौन से डेज पे होगा, 14 to 15 डेज कर लीजिए। ये हवा नहीं दे रहा है क्या, अभी गाना गाया मेरा मन डोले। सुनिए ध्यान से, ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, इस फेज में जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल किसमें बदल जाएगा, इधर इधर ध्यान दो, कार्पस ल्यूटियम में। क्यों बदलता है, क्योंकि इस दौरान LH हार्मोन क्या करता है, सेक्रेट। It occurs at the phase at the time of at the 14 days in this phase the LH hormone increases, जिसको आप क्या कहते हो, LH सर्ज कहते हो, and
स्टिमुलेट to Graafian follicle which change into किसमें कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। इन दिस फेज ओवुलेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ ओवम, कहां से, फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, और कहा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ओवुलेशन टेक्स प्लेस, इस दौरान किसको देखने को मिलता है, ओवुलेशन को देखने को मिलता है। तो ये लगभग जो है एक्चुअल में देखोगे, ये टाइमिंग जब आप देखोगे तो ये 2 दिन है। 2 दिन का मतलब कितना दिन, मतलब 14 या 15 दिन हो रहा है, मतलब इसका जो टाइम है वो टाइम लगभग कितना हो जाएगा, 48 घंटे। ठीक है ना, और उस दौरान अगर कॉपुलेशन होगा तो प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस हो। इट इज लास्ट फॉर 48 आवर। This phase represent the highest chances कर सकते, chances of pregnancy। देखिए ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इस फेज में जब आप बात करोगे तो एक्चुअल में जो कार्पस ल्यूटियम बना था, वो कार्पस ल्यूटियम जो रप्चर्ड फॉलिकल है, सॉरी जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, वो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, यहाँ पे आपने देखा किसमें चेंज, कार्पस ल्यूटियम में, हाँ कार्पस ल्यूटियम में चेंज जाता है। तो ये किस फेज में होता है, ओवुलेटरी फेज में। और दूसरी चीज इस फेज में एक चीज और देखोगे क्या, कि जो कार्पस ल्यूटियम है जैसे ही वो चेंज होता है तो वो रिलीज करता है बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन को। तो इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है ओवुलेटरी फेज। एक्चुअल में ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि इस फेज में एलएच हार्मोन इंक्रीज करता है, इसको एलएच सर्ज कहते हैं। और फिर ये क्या करता है, ये चेंज नहीं करता है एक्चुअल में। कितना मजा आ रहा है, केवल दांत दिखा है। कुछ करना नहीं, हम बता रहे हैं। तो इस फेज में जो एलएच हार्मोन है वो एलएच हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और ये स्टिमुलेट करता है किसको, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल।
ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है। रप्चर मीन्स उसको ब्रस्ट कर देता है, और ब्रस्ट करने के बाद उसको निकाल देता है। किसको निकालता है? ओवम। बस यही काम है, इतना। मतलब क्या, ये था ना मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहां से इसको निकाल दिया और ये इसमें बदल, अब ये हो गया रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आया? तो यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज है ये होता है ओलेट्री फेज। ओवम निकल गया, अब ओवम निकल करके कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब। अब इसी के बाद ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है ये चेंज होता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम। समझ में आया? तो एक्चुअल में कार्पस ल्यूटियम कहां बने? ल्यूटियल फेज में। यहां पे बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहां पे आप देखोगे क्या होता है कि इन दिस फेज LH हार्मोन इंक्रीजेज एंड स्टिमुलेट टू रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये आप वर्ड्स भी लिख सकते हैं, हे, लेकिन रप्चर ठीक है। तो इस फेज में क्या होगा? LH हार्मोन इंक्रीज होगा और स्टिमुलेट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देगा? रप्चर्ड कर देगा। तो इस फेज में ये होता है। इसके बाद वाले फेज में क्या होगा? जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज हो जाएगा या डेवलप कर जाएगा किसमें? कार्पस ल्यूटियम। इन दिस फेज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल डेवलप इनटू किसमें? कार्पस ल्यूटियम। और क्या होगा? द कार्पस ल्यूटियम increases the level of प्रोजेस्टेरॉन। तो इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? आर fully developed and ready for किसके लिए? इम्प्लांटेशन। ठीक है? तो जो वॉल होते हैं एंडोमेट्रियम के वो क्या हो जाते हैं? फुली डेवलप हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। और वहां पे कुछ ग्लैंड भी होते हैं जो फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं यूट्रस में। समझ में आया? अगर उस दौरान फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। जा पूछे जाओ। आप बीच में से बोल रही हो ना? बस छोड़ दो। ठीक है? तो ये तीन चीजें हमने देखा। क्या क्या? एक तो इसमें रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देता है और ज्यादा रिलीज करता है।
और इंडोमेट्रियम का वॉल जो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था यहाँ पे फुली डेवलप हो जाता है ल्यूटियल फेज में। एक चीज और देखोगे, इस दौरान जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल आप हाई हो जाता है। The level of estrogen and progesterone increases। तो जो लेवल है एस्टेरोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है इस ल्यूटियल फेज में। ठीक है ना। अच्छा, अगर कार्पस ल्यूटी मतलब अगर ओवम का, अच्छा अभी एक चीज देखोगे, ओवुलेशन हो गया, फैलोपियन ट्यूब में है ओवम, अब वो वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस दौरान देखोगे वो ओवुलेशन हो गया, वहां पे फैलोपियन ट्यूब में ओवम है, साथ साथ ये जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर वाला वो कार्पस ल्यूटियम में बदला रहता है। कार्पस ल्यूटियम वैसे ही रहता है। अब देखता है कि अगर ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सपोज करिए कि वो क्या था, वो अनफर्टिलाइज एक जो अनफर्टिलाइज एक था वो अनफर्टिलाइज ही रह जाता है, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो तब तक वो कार्पस ल्यूटियम वैसा का वैसा ही रहता है, और जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर वो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर वहां पे प्रेगनेंसी होती है तब कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है। ये चेंज तो हो गया, उस दौरान जो है ओवुलेशन पहले हो गया था, अब ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है स्पर्म का, कार्पस ल्यूटियम अभी वैसा का वैसा बना है। अब क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब कार्पस ल्यूटियम रहेगा, सॉरी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब कार्पस ल्यूटियम रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, तब इसका काम खत्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाना, और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप ही रखा रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। समझ में आ रहा है ना। और ये पॉसिबल तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जो ओवम एग है फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज होगा। क्लियर है, क्लियर है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास। बड़ा नसकुटा वाला काम बोली। कहाँ रिकॉर्ड